हमारा अध्याय है मानसून पवने। जलवायविक एवं आर्थिक दोनों दृष्टियों से मानसून पवनों का बहुत अधिक महत्व है। मानसून जलवायु के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनमें विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 54% भाग है वो निवास करता है। इस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या कई करोड़ से भी अधिक है। इस प्रदेश के निवासियों में अधिकांश की जीविकोपार्जन का साधन कृषि है और उनकी मुद्रादायिनी फसलों एवं खाद्यान्नों को मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि यह कहा जाता है कि मानसूनी जलवायु वाले सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का मूलाधार मानसून पवनों से होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन प्रदेशों में मानसूनी वृष्टि न होने पर जिस पैमाने पर अकाल की भयावह स्थिति पैदा होती है वो हमें विचलित कर सकती है। वायुमंडल के द्वितीय परिसंचरण में मानसूनी पवनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानसून उन मौसमी पवनों को कहते हैं जो शीत ऋतु में महाद्वीपों से महासागरों की ओर प्रवाहित होती हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें महासागरों से महाद्वीपों की ओर चला करती हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ ही इन पवनों की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है और यही परिवर्तन मानसूनी पवनों की सर्वप्रमुख लक्षणों में से एक है। इन पवनों की दिशा में परिवर्तन का मूल कारण वायु दाब में परिवर्तन है, जो मौसमी उलटफेर के कारण माना जाता है। पृथ्वी का कहता है कि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पे कहता है शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में तापमान परिवर्तन हो जाता है। अतः वर्षा के 6 महीने जल से स्थल की ओर पवनें चलती हैं और 6 महीने स्थल से जल की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं। इन्हीं को हम मानसूनी पवनों के नाम से जानते हैं। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋतु या सीजन होता है। वास्तव में मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहता है अरब सागर पर चलने वाले उन पवनों के लिए किया जाता था जो वर्ष के आधे भाग में दक्षिण पश्चिम से और आधे भाग में उत्तर पूर्व से चला करती थी। किंतु पवनों की दिशा में पूर्ण मौसमी परिवर्तन की इन आवर्तन कहता है पवनों का एकमात्र लक्षण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो त्रिवार्था के अनुसार जर्मन बाल्टिक सागर तट, उत्तरी फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया के उत्तरी तट पर विभिन्न ऋतुओं के विपरीत दिशाओं से कहता है प्रवाहित होने वाली पवनों को भी मानसून नाम से ही जाना जाता। जलवायु शास्त्रियों या जलवायु शास्त्र में कहता है मानसून शब्द का प्रयोग केवल उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में मौसमी परिवर्तन के कारण स्थल तथा जल खंडों का असमान ऊष्मन होता है। तापीय कारणों से उत्पन्न मानसूनी पवनों को त्रिवार्था ने सुविस्तृत संवहनिक प्रणाली माना है। ग्रीष्म ऋतु में विशाल स्थल खंड समीपवर्ती महासागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे उन पर न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि पवन प्रवाह सदैव पवनें हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। अतः इस ऋतु में सागरों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। जल की सतह पर चलने वाली ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं जलवाष्प से परिपूर्ण होती हैं। इन भाप भरी हवाओं के अनुकूल परिस्थितियों में स्थल खंड पर भारी वर्षा होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौसमी हवाओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में वर्षा ऋतु होती है। इसके विपरीत शीतकाल में स्थल खंडों के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र
तथा उनसे संलग्न महासागरों पर निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिससे स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। स्थल से चलने के कारण शीतकालीन मानसूनी पवनें शीतल और शुष्क होती हैं। अतः शीतकाल में मौसम सामान्यतः सूखा रहता है। जलवायु शास्त्र के अनेक विद्वानों ने मौसमी हवाओं को स्थल समीर तथा सागर समीर का ही वृहत्तम रूप कहा है। विशुद्ध तापीय कारणों से मौसमी हवाओं की उत्पत्ति के इन सिद्धांतों को मानसून की उत्पत्ति का क्लासिकल सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का मूल कारण महाद्वीपों तथा महासागरों का असमान ऊष्मन माना जाता है, किंतु विगत कुछ वर्षों से ऊपरी वायुमंडल के संबंध में किए गए अनुसंधानों के फलस्वरूप जो नवीन तथ्य प्राप्त हुआ है उसका वर्णन भी हम आगे करेंगे। उष्ण कटिबंध में स्थित विस्तृत स्थल खंडों के पूर्वी भागों में मौसमी हवाओं का विकास होता है, किंतु एशिया महाद्वीप इस नियम का अपवाद है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंध से बाहर लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मौसमी हवाओं का प्रभाव देखा जाता है। आकार की विशालता के कारण दक्षिण और पूर्वी एशिया में मौसमी हवाएं आदर्श रूप में पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान की अधिकता के कारण एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग एवं भारत के पश्चिमोत्तर भागों में न्यून वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अतः इन न्यून वायुदाब क्षेत्रों की ओर समीपवर्ती महासागरों से भाप भरी हवाएं चलने लगती हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु में महाद्वीपों पर उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है तथा प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उष्ण कटिबंध में स्थित उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका का गिनी तट और अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में भी मानसूनी हवाएं अल्प विकसित रूप में पाई जाती हैं। एशिया या एशियाई मानसून शीतकाल में एशिया के विस्तृत भूखंडों के अत्यधिक शीतल हो जाने से वहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मध्य एशिया में उत्पन्न विशालकाय एवं प्रबल प्रति चक्रवातीय केंद्र साइबेरिया में स्थित बैकाल झील के पास होता है। इसी प्रति चक्रवात के केंद्रीय भाग पर औसत वायुदाब है वो 1035 मिलीबार अंकित किया गया है। एक दूसरी सहकारी उच्च वायुदाब क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में पेशावर के निकट केंद्रित होता है, जिसका उच्चतम वायुदाब है वो 1040 मिलीबार रहता है। शीत ऋतु में स्थल की अपेक्षा महासागरों का जल अधिक गर्म रहता है। अतः उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूराइल द्वीप समूह के निकट एलुशियन निम्न वायुदाब क्षेत्र और हिंद महासागर के विषुवत रेखीय क्षेत्र में भी निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसी समय ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। चूंकि पवने हैं वो प्रवाह सदैव उच्च वायुदाब से कम वायुदाब क्षेत्रों की ओर होता है। अतः शीत ऋतु में महाद्वीपों से संलग्न महासागरों की ओर वायुदाब प्रवणता स्थापित हो जाने के कारण स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। महाद्वीपों के ऊपर उत्पन्न होने के कारण स्थलीय हवाएं शीतल तथा शुष्क होती हैं। वायुभार प्रवणता की तीव्रता के कारण इनका वेग भी कहीं कहीं अधिक होता है। मध्य एशिया के प्रशांत महासागरीय न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों में चलने वाली महाद्वीपीय शीतल और शुष्क पवनों को शीतकालीन मानसून या शुष्क मानसून कहा जाता है। शीतकालीन हवाएं उत्तरी चीन से उत्तर पश्चिम व मध्य चीन से उत्तर की ओर चलती हैं। मध्य एशिया के महाद्वीपीय भागों की ओर प्रवाहित होने के कारण ये हवाएं धूल भरी आंधियों के रूप में भी चला करती हैं। किंतु इन क्षेत्रों में जहां पे कहता है ये हवाएं महासागरों के ऊपर से चलती हैं, उनमें आर्द्रता आ जाती है
और ये वृष्टि करने में कहता है कि सक्षम होती हैं। इन हवाओं से जापान के पश्चिमी तटों पर थोड़ी वृष्टि हो जाती है। आगे चलकर ये शीतकालीन मानसून हवाएं उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं में मिल जाती हैं, जिससे उनकी प्रवाह की दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। हिमालय की ऊंची पर्वत मालाओं तथा तिब्बत के ऊंचे पठार के कारण मध्य एशिया से चलने वाली शीतल और शुष्क धरातलीय पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप सुरक्षित रहता है। भारत में शीतकालीन मानसून हवाएं चीन की अपेक्षा कम वेग से चलती हैं। इस उपमहाद्वीप से उच्चावच का यहाँ के ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन दोनों ही मानसून का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः दक्षिणी एशिया की उष्णकटिबंधीय मानसून और चीन और जापान की मानसून प्रणालियों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। भारतीय मानसून मानसून की प्रचलित अवधारणा के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी भारत में एक स्थायी तापीय निम्न वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है, जिसकी ऊंचाई वायुमंडल में 700 मिलीबार सतह तक होती है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल तक न्यून वायुदाब गर्त की स्थापना की जाती है। ठीक इसके विपरीत हिंद महासागर तथा अरब सागर के विस्तृत जलीय भाग एवं ऑस्ट्रेलिया में उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। अतः ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में महासागर तथा अरब सागर की हवाएं निम्न वायुदाब गर्त की ओर चलने लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही समीपवर्ती सागरों में थोड़ी दूरी पर हवाएं चलती हैं, किंतु मई के अंत और जून के प्रथम सप्ताह में ग्रीष्म ऋतु की प्रखरता में वृद्धि के साथ साथ वायुदाब प्रवणता तीव्र होने लगती है और दक्षिणी गोलार्धों से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की उत्तर की ओर खींचकर विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। विषुवत रेखा को पार करते ही ये पवनों की दिशा है वो फेरल के नियम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। फेरल के नियम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, जिससे यह अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण विषुवत रेखीय प्रशांत मंडल भी उत्तर की ओर खिसक जाता है। इसके साथ ही उत्तरी अंतरोषण अभिसरण क्षेत्र 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट आ जाता है। पश्चिमी भारत में स्थित तापीय निम्न वायुदाब केंद्र की ओर हिंद महासागर के ऊपर से होते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाएं आती हैं, जिनमें जलवाष्प की असीम मात्रा और अत्यधिक वृष्टि की संभावना निहित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर होने वाली मानसूनी हवाएं प्रायद्वीपीय भारत के आकार के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की प्रमुख शाखा पश्चिमी घाट के लगभग 90 डिग्री के कोण पर मिलती है और इस शाखा से कहता है पश्चिमी घाट के वायु अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा होती है। कारण स्पष्ट है कि उष्णाद्र मानसूनी हवाएं पर्वतीय अवरोध के कारण ऊपर उठने के लिए बाध्य होती हैं, जिससे उनमें संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। अतः वाष्पन से भरी ये हवाएं आरोही संघनन के पश्चात वृष्टि आरंभ कर देती हैं। पश्चिमी घाट को पार करके जब ये हवाएं पठारी भागों में प्रवेश करती हैं तो अवतलन के कारण वृष्टि करने में सक्षम नहीं होती हैं।
पश्चिमी घाट में वायु विमुख ढालों पर वर्षा है वो नहीं होती और वृष्टि छाया प्रदेश वो कहलाते हैं। अरब सागर की शाखा के कुछ धाराएं उत्तर की ओर और काठियावाड़ व कच्छ की ओर होती हुई थार के मरुस्थल को पार करके कश्मीर तक चली जाती है। इन धाराओं से राजस्थान में वर्षा नहीं होती क्योंकि इसके मार्ग में किसी भी प्रकार का भौतिक अवरोध नहीं पड़ता है। अरावली की पहाड़ियां इन धाराओं के समानांतर होने के कारण इनको रोक नहीं पाती और वृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान की ओर बढ़ने वाली मानसूनी धाराएं छिछली होती हैं, अतः ये प्रतिचक्रवातीय स्थायी वायु राशियां पाई जाती हैं। इन धाराओं के ऊपर उठने और वृष्टि होने की संभावना नहीं रहती है। इस क्षेत्र में उत्पन्न निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क और गर्म महाद्वीपीय हवाओं भी खींचकर चली आती हैं और ये अवतलन से कतः वृष्टि करने में प्रतिकूल अवस्थाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अरब सागर की मुख्य शाखा के रूप में उत्तर में नर्मदा ताप्ती घाटियों से होकर छोटा नागपुर की ओर एक शाखा चली जाती है, जहां बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में पुनः मिलती है। पाल घाट से होकर प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करने वाली अन्य धाराएं अरब सागर की शाखा की अपेक्षा अधिक देर से स्थल खंडों की ओर पहुंचती हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वप्रथम बर्मा के पश्चिमी तट पर स्थित अराकानयोमा तथा तनासरीम की पहाड़ियों से टकराती है और वहां पे घनघोर वृष्टि होती है। इस शाखा की कुछ धाराएं बंगाल की खाड़ी के असम की ओर बढ़ती हैं। यहाँ खासी की पहाड़ियों के दक्षिणी ढालों पर स्थित चेरापूंजी नामक स्थान पर विश्व की सर्वाधिक वृष्टि होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 965 सेंटीमीटर है। मानसून की कुछ धाराएं हिमालय से टकराकर उसके दक्षिणी ढालों पर वृष्टि करती हुई गंगा की घाटी की ओर मुड़ जाती हैं। इन धाराओं के द्वारा होने वाली वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा हिमालय के दक्षिण की ओर कम होती जाती है। भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित पंजाब पहुंचकर वृष्टि की मात्रा 25 सेंटीमीटर रह जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवने ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़ी या बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करती हैं। वस्तुतः इस भूखंड की संपूर्ण वर्षा का 90% भाग इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा का पर्यायवाची ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों को और भारतीय कृषि से गहरा संबंध माना जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में मानसून शब्द का प्रयोग ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए ही किया जाता है। शीतकालीन मानसून पवने सूर्य के दक्षिणायन में होने के कारण पश्चिमी भाग में स्थित न्यून वायुदाब क्षेत्र है वो खत्म हो जाता है और कहता है कि हवाएं भारत में उच्च वायुदाब है वो विकसित हो जाता है। हिंद महासागर, अरब सागर और ऑस्ट्रेलिया के न्यून वायुदाब क्षेत्र पाए जाते थे, वो भी वायुदाब प्रवणता स्थल खंडों से समुद्र की ओर हो जाती है। अतः ऋतु में परिवर्तन के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र है वो समीपवर्ती सागरों पर और निम्न वायुदाब क्षेत्र है वो स्थल खंडों पर विकसित हो जाते हैं और दक्षिणी एशिया पर स्थित पवनों का प्रभुत्व है वो स्थापित हो जाता है। ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चला करती हैं। ये शुष्क होती हैं। इनको शीतकालीन मानसून या शुष्क मानसून कहा जाता है।